नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको उन पुलिस वालों की तस्वीरें दिखाएंगे जिन पर आंदोलन के दौरान हमले किए गए, उन्हें पीटा गया, वर्दी का अपमान किया गया। आज गालीबाजों के पक्ष में तो लोग खड़े हैं, लेकिन जो पुलिस वाले सर्दी गर्मी बरसात दिन रात जनता की सुरक्षा करते हैं, उनकी सुरक्षा और सम्मान की बात कौन करेगा। ये सही है कि अगर बल प्रयोग ज्यादा था तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और जो भी दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ एक तरफा मामला होगा? आज दिल्ली में जब घायल पुलिसकर्मियों के परिवार मीडिया के सामने आए तो पूरा देश सन्न रह गया। 250 से ज्यादा घायल जवान, 110 टूटे बैरिकेड्स, सिर पर लगते पत्थर और 4 घंटे तक अस्पताल में बेहोश पड़े सब इंस्पेक्टर। आज हम पूछेंगे कि अगर पुलिस वाले वोट बैंक नहीं है तो क्या उन्हें पिटने देंगे? क्या उनका मुद्दा कभी इस देश की संसद में उठेगा? सवाल सीधा है और कड़वा भी है। गालीबाजों और उपद्रवियों से तो पूरी हमदर्दी दिखाई जा रही है, लेकिन ड्यूटी पर लहूलुहान हुई वर्दी से इतनी बेदर्दी क्यों? इसके बाद आपको बताएंगे कि जिस नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में बवाल मचा, उसमें कुछ टीचर ही चीटर निकले। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की चार्जशीट में खुलासा जो है वो बताएंगे, क्योंकि इस बार पेपर किसी परीक्षा केंद्र से चोरी नहीं हुआ, बल्कि जिन कंधों पर लाखों बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी थी वही पेपर चोर निकले। पेपर सेट करने वाले और उसे अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाले टीचर्स ने सीक्रेट रूम से सवालों को रटा। कैसे किया पूरा बताएंगे आपको। बाहर जाकर अपने ट्यूशन के स्टूडेंट्स में बांट दिया। आज आपको पेपर लीक के लिए जिम्मेदार इन चेहरों को जरूर देखना चाहिए। और आखिर में आपको बताएंगे कि एक समय हिंदू राष्ट्र रहे नेपाल में हिंदू मुस्लिम दंगे कैसे भड़क गए। इसकी शुरुआत सावन में हिंदुओं की बोलबम यात्रा से हुई। जब शिव भक्त पवित्र जल लेने जा रहे थे, उस यात्रा के दौरान मुस्लिम पक्ष के लोगों ने धार्मिक झंडों डीजे की तेज आवाज को लेकर आपत्ति जताई। विवाद इतना बढ़ा, सांप्रदायिक दंगे वहां पर आज शुरू हो गए। लेकिन आज की शुरुआत हम उन लोगों की कहानी से करेंगे जिनके दर्द और जिनके साथ हुई हिंसा को कभी इंसाफ मिलेगा, ये एक सवाल है। जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को पूरे देश ने देखा। इस मुद्दे पर संसद में बहस हुई, अदालतों में कई याचिकाएं दाखिल हुई, सोशल मीडिया से लेकर टीवी स्टूडियो तक लगातार सवाल उठे और ये सवाल उठने भी चाहिए। आखिर जिन प्रदर्शनकारियों पर हमले किए गए उसको कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता, और जिन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जबरदस्त पुलिसिया कार्रवाई हुई उस पर तो प्रश्न उठेंगे ही और हम उठाते रहेंगे। लेकिन जिन घटनाओं में प्रदर्शनकारियों पर पेलेट गन का इस्तेमाल हुआ, लाठीचार्ज किया गया, कुछ महिला प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार के आरोप सामने आए, वीडियो सामने आए, वो घटनाएं किसी भी रूप में सही नहीं थी और इन तमाम घटनाओं के लिए पुलिस की कार्रवाई की आलोचना होनी ही चाहिए। लेकिन इसी कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है, वो पक्ष जिसके बारे में उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी पहले पक्ष पर हुई। वजह, आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में घायल पुलिसकर्मियों के परिवार मीडिया के सामने आए। उन्होंने किसी राजनीतिक पार्टी पर हमला नहीं किया, उन्होंने किसी आंदोलन को गलत या सही नहीं ठहराया। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर पूरे देश में पुलिस की कार्रवाई पर बहस हो रही है तो उन पुलिसकर्मियों की बात कौन करेगा जो उसी आंदोलन के दौरान घायल हुए। लेकिन उन प्रदर्शनकारियों ने, और अभी तक ये तय भी नहीं है कि वो वाकई प्रदर्शनकारी थे, छात्र थे या फिर ऐसे हुल्लड़बाज घुस गए थे, ऐसे उपद्रवी तत्व उसमें घुस गए थे, जो भी थे, उन लोगों ने पुलिस वालों के साथ क्या किया। उन परिवारों का दर्द कौन सुनेगा जिनके घर का कमाने वाला सदस्य ड्यूटी पर गया था और घायल होकर लौटा। इन परिवारों का कहना है कि लोकतंत्र में हर पीड़ित की आवाज सुनी जानी चाहिए, चाहे वो प्रदर्शनकारी है या फिर पुलिसकर्मी। इन परिवारों ने दावा किया कि 20 से 22 जुलाई के बीच हुई हिंसक घटनाओं में दिल्ली पुलिस के 250 से ज्यादा जवान घायल हुए, 110 से ज्यादा बैरिकेड तोड़े गए, 300 से ज्यादा बॉडी प्रोटेक्टर्स को नुकसान पहुंचा, 350 से ज्यादा हेलमेट टूटे, 25 से ज्यादा सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इन परिवारों को यह भी उनका आरोप है कि कई जगह पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। इन आंकड़ों के साथ इन सभी परिवारों का एक ही सवाल है, और ये पूछा उन्होंने कि क्या देश में खाकी वर्दी पर हुए हमलों की भी उतनी ही चर्चा हो रही है
जितनी पुलिस की कार्रवाई की हुई? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र में किसी भी हिंसा को सही नहीं ठहराया जा सकता। अगर पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर जानबूझकर हमला हुआ, उन्हें पीटा गया, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, उन पर पत्थर फेंके गए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, तो उस पर भी उतनी ही गंभीरता से बात होनी चाहिए। और ये लोग क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि उनके माता पिता, अलग अलग जो लोग पहुंचे अपनी अपनी ड्यूटी पर, वो बता रहे हैं कि कैसे उनके पिता के साथ क्या बर्ताव हुआ। देखिए, आज दिल्ली पुलिस में तैनात एक एसीपी की पत्नी सामने आई, उपनीत कौर। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई की रात उनके पति जब ड्यूटी से घर लौटे तो वो गंभीर रूप से घायल थे। उन्होंने कहा कि उनकी 2 साल की बेटी उस दिन अपने पिता को उस हालत में देखकर डर गई थी, लेकिन उनका ये दर्द ना किसी ने जाना, ना किसी ने पूछा। मेरा नाम उपनीत कौर है और मेरे पति दिल्ली पुलिस में एसीपी के पद पे सेवाएं निभा रहे हैं। 20 जुलाई की रात, देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी, 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था। मेरे साथ अभी दिल्ली पुलिस के परिवार के मेंबर्स हैं, दिल्ली पुलिस कर्मियों के परिवार के मेंबर्स, और हम अपनी आप बीती आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। एक यूनिफॉर्म के पीछे सिर्फ एक पुलिस कर्मी नहीं होता, उसके पीछे होती है उसकी माँ, पिता, पत्नी, बच्चे और पूरा परिवार, जो देर रात तक वेट करता है कि वो सुकुशल घर लौट आए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे समय में हुई है जब दिल्ली सरकार ने जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन में शामिल आम प्रदर्शनकारियों और छात्रों को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों को बंद करने और आगे कोई कानूनी कार्रवाई न करने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई 2026 तक जो कुल 13 एफआईआर दर्ज की थी, उन्हें अब बंद माना जाएगा और भविष्य में इस आधार पर कोई नई कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि इस आदेश में एक बहुत बड़ा कैच भी छिपा है। कैच यह है कि यह छूट सिर्फ उन छात्रों और प्रदर्शनकारियों को मिलेगी जो सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने आए थे और जिनका कोई भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत जिन लोगों ने हिंसा और तोड़फोड़ की, जिनका आपराधिक बैकग्राउंड है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। और अभी कॉकरोच जनता पार्टी इसी पर सवाल उठा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक बार फिर यह कहा है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर इस तरह कार्रवाई जारी रही तो भविष्य में फिर से आंदोलन शुरू होगा। मुझे लगता है कि ये सरकार को इस मिसअंडरस्टैंडिंग या डिल्यूजन में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कि एक मंत्री के इस्तीफे के बाद गुस्सा ठंडा हो चुका है। इस डिल्यूजन में ना रहे सरकार। लोगों में अभी भी बहुत गुस्सा है और वो गुस्सा सिर्फ एक मंत्री के खिलाफ नहीं था, पूरी सरकार के खिलाफ था। तो अगर ये लोग अभी भी नहीं सुधरेंगे या नहीं, अभी भी नहीं स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे या हैरेस करते रहेंगे और जो ब्रुटैलिटी करी उसके बाद ये गुस्सा और बढ़ा है, तो ये गुस्सा शांत नहीं हुआ है। तो अगर ये लोग जो स्टूडेंट्स है, जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, उनके खिलाफ केसेस वापस नहीं लेते तो यस वी विल हिट द स्ट्रीट्स अगेन। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा सर। कॉकरोच जनता पार्टी के साथ विपक्षी पार्टियां भी इन मामलों में कानूनी कार्रवाई का विरोध कर रही हैं, जबकि सरकार का तर्क यह है कि वो आम छात्रों और जो ईमानदारी से प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। वो सिर्फ उन लोगों को छूट नहीं देना चाहती जिन पर आंदोलन के दौरान हिंसा, तोड़फोड़ करने का आरोप है। साल 2011 में जब यूपीए सरकार के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्ना आंदोलन हुआ था, तब उस आंदोलन में हिंसा और उपद्रव की एक भी घटना नहीं हुई थी। लेकिन इसके बावजूद उस वक्त की सरकार में कई प्रदर्शनकारियों पर अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद जब 26 अगस्त 2012 को कोयला घोटाले के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास तक मार्च निकालने की कोशिश की, तब भी उस मार्च में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। 7 दिसंबर 2012 को जब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के आवास के बाहर प्रदर्शन किया था, तब भी उस मामले में कांग्रेस की सरकार ने एफआईआर दर्ज कराई थी। और बड़ी बात यह है कि साल 2011 के अन्ना आंदोलन के बाद जितनी भी एफआईआर उस जमाने में दर्ज हुई, उनका निपटारा होने में कई साल लगे। इनमें एक एफआईआर का निपटारा तो इसी साल फरवरी महीने में हुआ है। और इसी बात को
आधार बनाकर बीजेपी के कुछ नेता अब ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने अपनी सरकारों में सिर्फ आंदोलन करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर दर्ज की, जिन पर 10-10 सालों तक जांच चलती रही। और अब जब इस आंदोलन में सरकार सिर्फ हिंसा करने वाले लोगों के खिलाफ जांच जारी रखना चाहती है तो उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। खैर, इस राजनीतिक बयानबाजी के बीच उन मामलों में जांच लगातार आगे बढ़ रही है जिनमें प्रधानमंत्री मोदी के आपत्तिजनक वीडियोस बनाए गए, उन्हें एआई की मदद से बदला गया, उनमें अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ। और इन मामलों में सबसे बड़ी खबर हैदराबाद से आ रही है। हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने प्रधानमंत्री मोदी के डीप फेक वीडियो मामले में मेटा इंडिया के प्रमुख अरुण श्रीनिवास और कुछ सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह इसलिए अहम है क्योंकि पहली बार इस तरह के मामले में जांच एजेंसियों ने सीधे सोशल मीडिया कंपनीज की जिम्मेदारी तय करने की कोशिश की है। और सवाल यही है कि जब कोई ऐसा कंटेंट किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आता है जो फर्जी हो सकता है, जिसे एआई की मदद से बनाया गया हो और जो किसी की छवि को नुकसान पहुंचाता हो, तो उसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या यह जिम्मेदारी सिर्फ वीडियो बनाने वाले की है या फिर उस प्लेटफॉर्म की भी है जहां से वो वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचता है? अनेकों ऐसे वीडियोस जो हटा दिए जाते हैं, लेकिन डीप फेक वीडियोस फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह तैर रहे हैं। मेटा के प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री मोदी के ऐसे वीडियो सामने आए जिनके बारे में जांच एजेंसियों को शक है कि उन्हें एआई की मदद से बदला गया या तैयार किया गया। और इसी आधार पर साइबर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया। जानते हैं इस मामले में पुलिस किन बातों की जांच कर रही है। पुलिस ये देख रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के इन डीप फेक वीडियोस को सबसे पहले किसने बनाया, इन्हें सोशल मीडिया पर किसने वायरल किया, क्या जानबूझकर बड़े पैमाने पर फैलाया गया, मेटा के कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम ने इन्हें समय पर क्यों नहीं रोका। यानी वही सवाल जो 2 दिन पहले हमने इसी शो में आपके सामने उठाए थे। हमने पूछा था कि जब प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो फेसबुक से हट सकता है तो फेक न्यूज फैलाने वाले ये डीप फेक वीडियोस क्यों नहीं हटाए जाते। यहां कुछ लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या पुलिस किसी सोशल मीडिया कंपनी के अधिकारी को ऐसे मामले में आरोपी बना सकती है। तो इसका जवाब है हां। अगर जांच एजेंसियों को लगता है कि किसी सोशल मीडिया कंपनी की लापरवाही, नियमों के पालन में कमी, कंटेंट मॉडरेशन की नाकामी की वजह से कोई आपत्तिजनक वीडियो बड़े स्तर पर फैला, तो उसकी भूमिका की जांच हो सकती है। यूरोप के देशों में इन कंपनियों की यह जिम्मेदारी तय हुई है और अब इसी आधार पर मेटा इंडिया के प्रमुख अरुण श्रीनिवास का नाम इस एफआईआर में शामिल किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में सिर्फ सोशल मीडिया कंपनीज ही सवालों के घेरे में नहीं है, उन लोगों पर भी कार्रवाई हो रही है जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा या गाली गलौज वाले वीडियोस बनाए थे। ऐसा ही एक मामला उस वीडियो से जुड़ा है जिसमें आरोप है कि जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान एक लड़की ने प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। जब पुलिस ये कार्रवाई कर रही है तब प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर जेनजी युवाओं से अपना संवाद जारी रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक नए वीडियो में यह भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है। सुनिए। पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। खैर, भारत में इस साल का सबसे बड़ा मुद्दा शायद यही नीट पेपर लीक का रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पेपर लीक हुआ कैसे?
इस मामले में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल की। इसमें पेपर लीक की जो कहानी सामने आई वो इस देश के हर नागरिक को सुननी चाहिए। सीबीआई की जांच में सामने आया है कि इस साल नीट का जो पेपर लीक हुआ वो 2024 वाले पेपर लीक से बिल्कुल अलग था। 2024 में आरोप था कि परीक्षा केंद्र पर पेपर चोरी करके उसे लीक किया गया था, लेकिन इस बार जांच एजेंसियों को शक है कि समस्या पेपर बाहर जाने से पहले शुरू हो गई थी। और ये हुआ कैसे था वो समझिए। असल में किसी भी बड़ी परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर तैयार करना है वो एक बहुत ही गोपनीय प्रक्रिया होती है। इसमें अलग अलग स्तर पर लोगों की जिम्मेदारी तय की जाती है ताकि किसी एक व्यक्ति के पास पूरी जानकारी ना हो। लेकिन इस बार की नीट परीक्षा में कुछ लोग ऐसे थे जो क्वेश्चन पेपर तैयार करने की प्रक्रिया में भी शामिल थे और उन्हीं क्वेश्चन पेपर के अनुवाद का काम भी कर रहे थे। यानी उन्हें फाइनल क्वेश्चन पेपर देखने का ज्यादा समय और ज्यादा पहुंच मिली हुई थी, जिसके कारण यह पेपर लीक हुआ। सीबीआई के मुताबिक इसी का फायदा उठाकर कुछ सवाल पहले याद किए गए और फिर उन्हें छात्रों तक पहुंचाया गया। इनमें भी एनटीए के पैनल में शामिल 3 टीचर्स पर आरोप है कि क्वेश्चन पेपर तैयार करने और मराठी अनुवाद की प्रक्रिया के दौरान अंतिम सवालों को देखा था। इनमें केमिस्ट्री के टीचर पीवी कुलकर्णी, फिजिक्स की टीचर मनीषा गुरुनाथ मंधारे और बायोलॉजी की टीचर मनीषा संजय हवलदार शामिल थी। अब यह आरोप है सीबीआई का, और सीबीआई का आरोप है कि इन तीनों टीचर्स ने फाइनल क्वेश्चन पेपर के सवालों को याद कर लिया और पुणे में अपनी निजी ट्यूशन क्लास से जुड़े कुछ छात्रों को ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण बताकर उन्हें तैयार करने के लिए दे दिए। सीबीआई की जांच में यह भी सामने आया कि ये टीचर्स क्वेश्चन पेपर तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान एक सुरक्षित माहौल में रखे गए थे, लेकिन जांच एजेंसियों का आरोप है कि वो उस प्रक्रिया के बीच अपने घर जाते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे, फिर अगले दिन वापस अपनी ड्यूटी पर आते थे और यहीं से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए। यानी ये टीचर्स जब पेपर सेट करने या उसके अनुवाद करने का काम कर रहे थे तभी उन्हें बाकी जगहों पर भी जाने की इजाजत मिली, और इसी वजह से जो सवाल इन्हें याद होते थे इन्हें ये छात्रों को लिखवा देते थे, जिसके कारण ये पेपर लीक हुआ। एक लाइन में कहें तो जो टीचर्स इस पेपर को सेट कर रहे थे उन्हीं टीचर्स ने इसे लीक किया। यह भी आरोप है कि मनीषा वाघमारे नाम की एक ब्यूटिशियन जो इन टीचर्स को जानती थी उसे कुछ छात्रों के जरिए ये सवाल मिले। इसके बाद आरोप है कि उसने इन सवालों को क्वेश्चन पेपर के रूप में बाकायदा तैयार किया और धनंजय लोखंडे नाम के व्यक्ति तक पहुंचाया। इसके बाद ये सवाल कई लोगों, कई राज्यों तक पहुंचाए गए। यानी एक ऐसा नेटवर्क तैयार हुआ जिसमें सवाल तैयार करने वालों से लेकर उसे छात्रों तक पहुंचाने वाले लोगों की भूमिका सामने आई। कहते हैं किसी समाज को समझना हो तो उसके आंकड़े नहीं, उसकी कहानियां पढ़िए। और भारत के समाज की सबसे गहरी कहानियां अगर किसी लेखक ने लिखी है तो उनमें सबसे बड़ा नाम है मुंशी प्रेमचंद जी का। वही मुंशी प्रेमचंद जी जिनकी आज 146वीं जयंती है। मुंशी प्रेमचंद जी सिर्फ कहानीकार नहीं थे, वो उस भारत की आवाज थे जहां किसान गरीबी से जूझ रहा था, जहां शिक्षा और अवसर सबके लिए बराबर नहीं थे और जहां जाति, वर्ग, आर्थिक असमानता लोगों की जिंदगी तय करती थी। उनकी कहानियां अपने समय की समस्याओं को दिखाती थी, लेकिन उनके सवाल आज भी जिंदा हैं। आज जब देश में शिक्षा, रोजगार, असमानता, युवाओं के भविष्य को लेकर बहस हो रही है तो हमें लगता है कि मुंशी प्रेमचंद जी के विचार आज के भारत का मार्गदर्शन कर सकते हैं। और ये इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि आज उनकी जयंती है। मुंशी प्रेमचंद जी की पहली सीख यह थी कि शिक्षा सिर्फ डिग्री और नौकरी का माध्यम नहीं होनी चाहिए, जबकि हमारी सरकारों, हमारे समाज ने कभी इस मूल विचार को समझा ही नहीं। आज शिक्षा को अक्सर नौकरी पाने का रास्ता माना जाता है। कितने नंबर आए, कौन सी डिग्री मिली, कितनी सैलरी मिलेगी, यही सवाल पूछे जाते हैं, जबकि सरकारों की कोशिश ये होनी चाहिए कि शिक्षा लोगों का ऐसा विकास करे कि वो भी योग्य बने, देश की जिम्मेदारी के साथ आर्थिक तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएं और उनके लिए इस शिक्षा के जरिए रोजगार का साधन बने। मुंशी प्रेमचंद की दूसरी सीख ये थी कि जिस शिक्षा से असमानता कम ना हो वो शिक्षा अधूरी है। उनका पूरा साहित्य गरीब, कमजोर वर्गों की पीड़ा के सामने लाता था। उनकी कहानी गोदान का हीरो सिर्फ एक किसान नहीं था, बल्कि वो उस भारत का चेहरा था जहां मेहनत करने वाला व्यक्ति भी व्यवस्था की कमजोरियों में फंस जाता है, अटक जाता है। प्रेमचंद जी जानते थे कि समाज की असली तरक्की तभी होगी जब अंतिम व्यक्ति तक अवसर पहुंचेगा।
आज शिक्षा व्यवस्था के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एक गरीब बच्चे और एक अमीर बच्चे को समान अवसर मिल रहा है? क्या गांव के बच्चे, शहरों के बच्चे एक जैसी सुविधा है? क्या भाषा, पैसा, संसाधन किसी बच्चे के भविष्य तय कर रहे हैं? अगर शिक्षा समाज की खाई को कम करने के बजाय उसे बढ़ा दे तो इस शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उनकी तरक्की जो है बच्चों की, वो सही मायने में तभी होगी जब शिक्षा की बराबरी हो। और तीसरी सीख उनकी ये थी कि रटने वाली शिक्षा सबसे कमजोर शिक्षा है। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि नेपाल इस वक्त हिंदू मुस्लिम दंगों की आग में क्यों जल रहा है। यह हिंसा 26 जुलाई को शुरू हुई थी, जब नेपाल के सुनसरी जिले के कप्तानगंज इलाके में हिंदुओं द्वारा सावन महीने की बोलबम यात्रा निकाली जा रही थी। दावा है कि इस यात्रा में जब हिंदू पक्ष कोसी बैराज की तरफ पवित्र जल लेने जा रहे था, यात्रा के दौरान डीजे और तेज आवाज में धार्मिक संगीत बज रहा था। तभी कुछ जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उन्होंने धार्मिक झंडों और डीजे की तेज आवाज को लेकर आपत्ति जताई। यहीं से शुरुआत हुई। आपत्ति के बाद विवाद इतना बढ़ा कि हिंदू और जो मुस्लिम समाज है उनके बीच सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए हैं। स्थिति को संभालने के लिए नेपाल पुलिस और सुरक्षा बल की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब हालात और बिगड़ गए जब पुलिस ने वहां भीड़ को खदेड़ने के लिए हवाई फायरिंग शुरू कर दी और वहां आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया। दावा है कि पुलिस की ये वही कार्रवाई थी जिसमें 30 साल के ओम प्रकाश मेहता और जयप्रकाश मेहता की मौत हो गई और इन मौतों से नेपाल के हिंदू पूरी तरह भड़क गए। आरोप लगाया उन्होंने कि पुलिस ने मुस्लिम समुदाय पर कार्रवाई न करके जानबूझकर 2 हिंदुओं की हत्या की है और उनके त्योहार में रुकावट डाली। इन आरोपों के बाद वहां तेजी से हालात बिगड़ने लगे। अगले दिन 27 जुलाई को पुलिस ने कर्फ्यू जरूर लगाया, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अलग अलग इलाकों में हिंसक घटनाएं बढ़ी, खबरें सामने आ रही हैं। 30 जुलाई तक सिराहा जिले के गोल बाजार और लहान में विरोध प्रदर्शन और हिंसक झड़पें शुरू हो गई। ये वही हिंसक झड़पें थी जिनमें गणेश यादव नाम के एक लड़के की मौत हुई और इस मौत से हिंदुओं का आक्रोश और बढ़ गया है। बाजार बंद हो गए हैं, सरकारी बसें रुक गई हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद किया गया है और ऐसा लगने लगा है कि नेपाल में हालात फिर काबू से बाहर है। नौबत यह आ गई है कि नेपाल के इन जिलों में सेना उतारनी पड़ी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह को राष्ट्र के नाम संबोधन में यह कहना पड़ा कि इस हिंसा को तुरंत रोका जाए, लेकिन दावा है कि इस अपील के बाद भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। और नेपाल कैसे इन दंगों में जलता रहा, आप खुद इन तस्वीरों में देखिए। नेपाल के जिस इलाके से यह हिंसा शुरू हुई, वहां हिंदुओं की आबादी 86.2% है, जबकि जो मुस्लिम आबादी है वो है 13.8%। अगर सुनसरी जिले की बात करें तो वहां भी मुसलमानों की आबादी है 12.3% और यह आंकड़ा पूरे नेपाल में जो मुस्लिम्स की कुल आबादी है उससे लगभग 7% ज्यादा है। यहाँ एक और अहम बात यह है कि नेपाल के जिन इलाकों में हिंदू मुस्लिम के दंगे हो रहे हैं वो इलाके बिहार के सीमांचल से लगते हैं। वही सीमांचल जहां मुस्लिम्स की आबादी सबसे ज्यादा है और जिनकी सीमा पश्चिम बंगाल के जिलों से लगती है। पश्चिम बंगाल के इन जिलों की यही सीमा बांग्लादेश से लगती है। इनमें भी नेपाल के सुनसरी जिले की सीमा अररिया जिले से लगती है और यहाँ भी मुस्लिम्स की आबादी 43% है। ये आंकड़े हम आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा होने से इन इलाकों को भी अब संवेदनशील माना जा रहा है। वहां सीमा पार सुरक्षा कड़ी की गई है। यहाँ ये भी देखना होगा कि नेपाल साल 2008 तक एक हिंदू राष्ट्र था। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी छोर पर बसा स्पेन का छोटा सा एक ऑटोनोमस क्षेत्र क्वेटा एक बड़े प्रवासी और सुरक्षा संकट का सामना कर रहा है। क्वेटा और मेलिला स्पेन का ऐसे शहर हैं जो यूरोप नहीं बल्कि अफ्रीका की जमीन पर बसे हैं और इनकी सीमा सीधे मोरक्को से लगती है। और अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो ये यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन महाद्वीप के बीच सीधी जमीनी सीमा भी है। लेकिन दावा है कि इन्हीं इलाकों में करीब 60,000 मोरक्को और अफ्रीकी मूल के प्रवासी सीमा तोड़कर समुद्र के रास्ते स्पेन के इलाके में घुस गए हैं। स्पेन का क्वेटा बॉर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। हजारों लोग कटीली बाड़ों के गेट तोड़कर और सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देते हुए क्वेटा में पहुंच गए हैं। सैकड़ों लोग रबर के रिंग्स, बोट, छोटे टायर्स के सहारे उफनते समुद्र को पार करके स्पेन की धरती पर पहुंच रहे हैं। इस खतरनाक कोशिश में करीब 34 लोगों के डूबने की खबर भी है और डूबने से उनकी मौत हो चुकी है।
स्थिति इस कदर बेकाबू हो चुकी है कि स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सैंचेज ने क्योटा आर्म्ड फोर्सेस और टैंक्स की तैनाती कर दी है।